असली भारत चैनल पर जानो अपना इतिहास अपना संघर्ष कार्यक्रम में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज का मुद्दा जिस पर मैं अपने विचार आप सबके सामने रखना चाहता हूं वह है आर्यों का मूल निवास स्थान, अर्थात आर्य कौन थे और उनका मूल निवास स्थान क्या था। क्या आर्य इसी देश के निवासी, भारत के निवासी थे जैसा कि कुछ लोग दावा करते हैं, या आर्य किसी अन्य जगह से इस देश में आए, और यदि वह आए तो वह किस जगह से आए, और भारत में आकर उन्होंने वर्ण व्यवस्था की स्थापना क्यों की। क्योंकि इस देश का जो वंचित समाज है, जो कि जनसंख्या में 85% है, जिसे कि हम बहुजन समाज कहते हैं, उसके शोषण का प्रारंभ वर्ण व्यवस्था की स्थापना से ही होता है। इसलिए यदि हमें वर्ण व्यवस्था आधारित शोषण के इतिहास को जानना है तो वर्ण व्यवस्था बनाने वाले आर्यों के उद्गम को भी जानना होगा। हमें जानना होगा कि आर्य कौन थे, क्या, और वह बाहर से कहां से आए और उन्होंने किस उद्देश्य के साथ वर्ण व्यवस्था बनाई। साथियों, जहां तक आर्य शब्द का प्रश्न है तो वैसे तो भारत के तमाम पुराने ग्रंथ हैं, पौराणिक ग्रंथ हैं, उनमें आर्य शब्द का जगह जगह प्रयोग मिलता है। लेकिन आर्य शब्द का प्रयोग वर्तमान युग में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वप्रथम तब मिला जब प्रख्यात इजिप्टोलॉजिस्ट एवं फिजिशियन डॉक्टर थॉमस यंग ने 1813 में एक लेख में भारत में रहने वाले कुछ लोगों, खासतौर सवर्ण लोगों और यूरोप में रहने वाले लोगों के लिए सामूहिक रूप से आर्य शब्द का प्रयोग किया। साथियों, 10 वर्ष बाद 1823 में जर्मन फिलोलॉजिस्ट क्लोपोथ ने भी भाषाओं के एक समूह का संबंध एक विशेष नस्ल से बताने के लिए इंडो आर्य शब्द का प्रयोग किया। इस तरीके से धीरे धीरे इतिहासकारों और भाषा विद्वानों ने इस विचारधारा पर विशेष ध्यान देना शुरू किया कि क्या यूरोपियन और भारतीय लोगों के पूर्वज एक ही थे, या भारत के कुछ जातियों के पूर्वज और यूरोपियन लोगों के पूर्वज एक ही थे जो कि आर्य थे। ये आर्य शब्द पर आधारित जो विचारधारा पनपी वह 19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी के प्रारंभ तक यूरोपीय संस्कृति में विशेष स्थान बना ली। इस विचारधारा के अनुसार भारत की कुछ भाषाएं जो संस्कृत से उपजी हैं उनको और यूरोप की भाषाओं को बोलने वाले लोगों का मूल एक ही नस्ल से संबंधित है, अर्थात उनके पूर्वज एक ही थे, किसी एक ही नस्ल से संबंधित थे। इसी समय साथियों, आर्य शब्द का प्रयोग इतना ज्यादा होने लगा कि वह एक तरीके से यूरोप की संस्कृति में सामान्य वर्ड हो गया। सांस्कृतिक गतिविधियों में भी इस शब्द का प्रयोग होने लगा। उदाहरण के लिए एच.जी. वेल्स ने अपने चर्चित पुस्तक आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री जब लिखी तो उसमें भी उन्होंने कई जगहों पर आर्य शब्द का प्रयोग किया और उन्होंने अपनी इस पुस्तक में माना कि आर्य जाति ने एक समय पूरे विश्व को अपने अधीन कर लिया था। 1944 में रैंड मैकनली ने जब वर्ल्ड एटलस छापा तो उसमें भी आर्यों को संसार के 10 प्रमुख नस्ली समूह में से एक बताया। इस प्रकार आर्य शब्द फैलता गया। 20वीं सदी में मशहूर उपन्यासकार एंडरसन ने तो अपनी रचनाओं में अनेकों बार आर्यों का जिक्र भारोपी मतलब इंडो यूरोपियन लोगों के लिए कहा। उन्होंने ये भी बताया कि किस प्रकार आर्य जाति के लोग लंबी लंबी यात्राएं करते थे, व्यापार करते थे और अपने उपनिवेश बनाते थे। तो इस तरीके से ये तो साबित हो गया कि भारत में रहने वाले कुछ लोग और यूरोप में रहने वाले कुछ लोगों का मूल एक ही था, एक ही नस्ल से संबंधित थे, जिनको कि एक शब्द आर्य से संबोधित किया जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था। बहुत से विद्वानों ने इस संदर्भ में विभिन्न तर्कों के आधार पर अपना मत दिया है। आर्कियोलॉजिस्ट गुस्ताव कोसिना ने 20वीं सदी में यह विचार दिया कि
भारतीय यूरोपीय आर्यों का मूल निवास स्थान जर्मनी था। इसी प्रकार पेनकाहट नाम के विद्वान ने शारीरिक विशेषताओं के आधार पर जर्मनी को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया, मूल देश बताया। गार्डन चाइल्ड नाम के विद्वान ने दक्षिणी रूस को आर्यों का आदि देश बताया, क्योंकि वहां पर उत्खनन में इसी प्रकार की संस्कृति के अवशेष मिले हैं। लेकिन साथियों, आर्यों के मूल निवासी स्थान का पता लगाने में सबसे अधिक अध्ययन भाषा के आधार पर किया गया है, जैसा कि अभी मैंने बताया भी था। भाषा के आधार पर सबसे पहले, मतलब 19वीं शताब्दी से ही पहले 1786 में, सबसे पहले 1786 में एशियाटिक सोसाइटी के अध्यक्ष सर विलियम जोन्स ने यह विचार दिया। सर विलियम जोन्स ने यह विचार रखा कि ग्रीक, गोथिक, लैटिन, केल्टिक और अंग्रेजी भाषा, पुरानी पर्शियन भाषा और संस्कृत भाषाएं, ये सब एक ही परिवार की भाषाएं हैं। मतलब चाहे ग्रीक हो, गोथिक हो, लैटिन भाषा हो, केल्टिक भाषा हो, पर्शियन भाषा हो या संस्कृत हो, इन सब का उद्गम किसी एक ही भाषा से हुआ है। ये सर विलियम जोन्स ने ये विचार दिया और उन्होंने कहा कि इन भाषाओं को बोलने वाले लोग एक ही मूल के थे। उदाहरण के लिए बहुत सारे शब्द ऐसे मिलते हैं जो कि आज भी इन भाषाओं का मूल एक होने का इशारा करते हैं, जैसे कि संस्कृत में पिता को पितर कहा जाता है, तो पर्शियन भाषा में पितर कहा जाता है, ग्रीक भाषा में पैतृको कहा जाता है, लैटिन भाषा में पेटर कहा जाता है और अंग्रेजी में फादर कहा जाता है। इसी प्रकार मां को संस्कृत में मात्र कहा जाता है, पर्शियन में मातर कहा जाता है, यूनानी में ग्रीक अर्थात ग्रीक भाषा में मैत्रिको कहा जाता है, लैटिन में मेटर कहा जाता है और अंग्रेजी में मदर कहा जाता है। इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं जिनके आधार पर यह साफ संकेत जाता है कि इन भाषाओं का मूल एक ही था। इसीलिए इन भाषाओं के तमाम शब्दों में इतनी साम्यता है, सादृश्यता है, समानता है। प्रोफेसर मैक्स मूलर पहले लेखक थे जिन्होंने अंग्रेजी भाषा में आर्य नस्ल के बारे में लिखा। उन्होंने भाषा के आधार पर आर्य नस्ल का गहन अध्ययन किया और 1861 में भाषा विज्ञान के एक व्याख्यान में उन्होंने आर्यों को एक नस्ल का माना, चाहे आर्य भारत के हो चाहे यूरोप के हो। उन्होंने कहा कि ये सारे आर्य एक ही नस्ल के थे और उन्होंने ये माना कि जो इंडो यूरोपियन भाषाएं हैं जिनमें सादृश्यता है, जो ये संकेत करती हैं कि इनका उद्गम किसी एक ही परिवार से था, एक ही भाषा से था, तो उसको बोलने वाले सारे लोग एक ही नस्ल से संबंधित थे। और प्रोफेसर मैक्स मूलर ने कहा कि इन भाषाओं को बोलने वाले आर्य जो थे उनका आदि स्थान मध्य एशिया था, सेंट्रल एशिया था। और उन्होंने कहा कि यही सेंट्रल एशिया से ही आर्यों की कुछ शाखाएं यूरोप की ओर गई, एक शाखा ईरान में गई और ईरान में निवास करने के बाद, इस अपने को स्थापित करने के बाद वहां से एक शाखा भारत की ओर गई। और चूंकि आर्यों, भारत में रहने वाले आर्यों और ईरान के आर्यों में बहुत दिनों तक संबंध बना रहा, इसलिए वहां के दोनों स्थानों की, दोनों देशों की संस्कृति में, वहां की भाषाओं में बहुत सी सादृश्यता आज भी दिखती है, समानता आज भी दिखती है। इस मत का समर्थन ओल्डनबर्ग और कीथ आदि विद्वानों ने भी किया। वैसे भी यदि साथियों देखें तो पुरानी ईरानी भाषा है, उसके लेखों से पता चलता है कि जो आर्यन शब्द है और ईरानियन शब्द है, इन दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। वास्तव में ईरानियन शब्द का अपभ्रंश ही आर्यन है। ऐसे ही बहुत सारे देवताओं के नाम मिलते हैं, जैसे कि इंद्र है, वरुण है। ये दोनों भाषाओं के ग्रंथों में मिलते हैं। पर्शियन भाषाओं के जो ग्रंथ हैं उनमें मिलते हैं और संस्कृत के ग्रंथों में भी इन देवताओं का वर्णन आता है। इसी पर साथियों, यूरोपीय भाषाओं के ही तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर विद्वान गाइल्स ने यह मत दिया कि आर्य
मूलतः किसी ऐसे स्थान के निवासी थे जहां पर पर्वत, नदियां, झील आदि थे, जहां गेहूं, जौ की प्रमुख रूप से खेती होती थी और जहां गाय, बैल, भेड़, घोड़ा, कुत्ता आदि पशु पाले जाते थे। और इस आधार पर उन्होंने हंगरी या डेन्यूब नदी की घाटी को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया। साथियों, आर्यों को भारत का से बाहर का बताने वाले केवल विदेशी विद्वान ही नहीं थे, तमाम भारतीय विद्वान भी रहे। लेकिन मैं यहां पर केवल उन भारतीय विद्वानों का जिक्र करना चाहता हूं जिनको कि संघ परिवार अपना आदर्श मानता है। बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने हिंदुत्व की जो आज विचारधारा चल रही, एक तरीके से जिन्होंने उस हिंदुत्व की विचारधारा का, कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा का प्रारंभ किया, वो बाल गंगाधर तिलक भी इस बात को मानते थे कि आर्य इस देश में बाहर से आए। बाल गंगाधर तिलक ने उत्तरी ध्रुव को आर्यों का आदि देश बताया। उनके अनुसार महाभारत में सुमेरु पर्वत का वर्णन मिलता है, जहां पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती थी। तिलक के अनुसार यह केवल उत्तरी ध्रुव में ही संभव है। इसी प्रकार आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती ने आर्यों का आदि देश तिब्बत बताया। और साथियों, यहां पर सबसे बड़ी बात, जो आज का जो संघ परिवार है, जिस आदमी को सबसे बड़ा अपना आदर्श मानता है, वह है विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंदुत्व में कई स्थानों पर इस बात को स्वीकार किया कि उनके पूर्वज इस देश में, भारत में बाहर से आए थे। जहां तक बहुजन महापुरुषों का सवाल है, तो महात्मा ज्योतिबा फुले ने भी यह माना कि आर्य भारत में ईरान से आए, मतलब बाहर से आए। बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट रूप से तो उनके मूल निवास स्थान, आर्यों के मूल निवास स्थान के बारे में कुछ नहीं बताया है, लेकिन कई स्थानों पर अपने लेखों में, अपने लेखन में उन्होंने ये स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि आर्य विदेशी थे। शूद्र कौन थे नामक प्रसिद्ध ग्रंथ में बाबा साहब अम्बेडकर ने डॉक्टर गुहा के मत का विवरण देते हुए एक जगह यह स्वीकार किया है कि भारत में आर्यों की 2 नस्लें आई। मैं फिर से बता रहा हूं, शूद्र कौन थे नामक ग्रंथ में बाबा साहब अम्बेडकर ने, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि अक्सर बहुत से लोग कह देते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने यह नहीं माना कि आर्य बाहर से आए, इसलिए मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि शूद्र कौन थे ग्रंथ में बाबा साहब अम्बेडकर ने डॉक्टर गुहा के मत का विवरण देते हुए यह स्वीकार किया है कि भारत में आर्यों की 2 नस्लें आई थी, एक अल्पाइन और दूसरी मेडिटेरेनियन। और उन्होंने, बाबा साहब ने यह भी माना कि दोनों नस्लें भारत में आई, जिसमें पहले मेडिटेरेनियन आई, जो कि यूरोप में भूमध्य सागर के आसपास निवास करती थी। तो साथियों, इस प्रकार से बहुजन महापुरुषों ने तो यह स्वीकार किया ही है कि आर्य भारत में बाहर से आए। संघ परिवार के जो आदर्श हैं, चाहे तिलक हो, चाहे विनायक दामोदर सावरकर हो, उनके समेत तमाम विद्वानों ने, यूरोप के भी तमाम विद्वानों ने विभिन्न तर्कों और प्रमाणों के आधार पर इस बात को सिद्ध किया है कि आर्य इस देश में बाहर से आए। वो भले ही जर्मनी में मूल निवास स्थान उनका रहा हो, या मध्य एशिया में रहा हो, या ईरान में रहा हो, ये हमारे लिए कोई ज्यादा महत्व नहीं है। हमारे लिए ज्यादा महत्व है कि आर्य भारत देश में बाहर से आए और बाहर से आकर उन्होंने यहां पर बड़ व्यवस्था बनाई। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि भारत के स्थान पर आर्यों का मूल निवास स्थान भारत के बाहर बताने का षड्यंत्र अंग्रेजों की ने रचा। ये उनकी एक गंदी चाल थी, एक साजिश थी, जिसके तहत उन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान भारत से बाहर बताया। इस आरोप पर बड़ी हंसी आती है, क्योंकि जब यूरोपियन इतिहासकारों ने यह मत दिया कि आर्यों के पूर्वज और भारत के आर्यों के पूर्वज और यूरोप के आर्यों के पूर्वज एक ही थे और उनका मूल निवासी स्थान भारत के बाहर था, तो उस समय यह देश अंग्रेजों का गुलाम था, मतलब यूरोपियन लोगों का गुलाम था। और जब इस देश के लोग यूरोपियन लोगों के गुलाम थे और कोई मालिक अपने गुलामों का पूर्वज और अपने पूर्वजों का
अपने पूर्वजों को एक ही नस्ल का क्यों बताएगा? आज भी आप देखिए, यदि किसी बड़े आदमी के यहाँ, किसी पूंजीपति के यहाँ या किसी बड़े अधिकारी के यहाँ कोई व्यक्ति नौकरी करने जाता है और अपनी जात के आधार पर उसे नौकर रख लेता है और उसे मालूम भी होता है कि हमारा नजदीकी रिश्तेदार है, तब भी वो बाहर वालों को यह नहीं बताता कि मेरा रिश्तेदार है। वो इतना ही बताता कि हाँ, मेरी जान पहचान का है, गरीबी के आधार पर मैंने इसे नौकरी दी। मतलब ये एक तरीके का उसके अंदर उसे अपना नजदीकी रिश्तेदार बताने में भी हीनता का अनुभव होता है। तो अंग्रेज तो उस समय इस देश के मालिक थे, अर्थात यूरोपियन लोगों का हमारा देश गुलाम था। तो वो मालिक होते हुए उन्होंने क्यों इस बात को स्वीकार किया कि उनके पूर्वज और भारत में रहने वाले आर्यों के पूर्वज एक थे? स्पष्ट है कि वह अपनी विचारधारा, अपने अध्ययन में ईमानदार थे और उन्होंने ईमानदारी के आधार पर अपने गुलामों के पूर्वज और अपने पूर्वजों को का जब एक ही मूल निकला तो उस बात को उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, उनके पूर्वज और भारत में जो उनके गुलाम रह रहे हैं, गुलाम जातियां रह रही हैं, उनके पूर्वज एक थे। वैसे भी साथियों, भारत को आर्यों का आदि देश मानने में बहुत सारी कठिनाइयां हैं। ये बात दूसरी है कि बहुत से लोग इस कुतर्क देते रहते हैं, जैसे गंगानाथ झा ने ब्रह्मर्षि देश को भारत का मूल निवास बताया। ब्रह्मर्षि मतलब ब्रह्मावर्त को, जो कि पश्चिमी भारत में था, सब सिंधु प्रदेश में था। DS त्रिवेदी ने मुल्तान स्थित देवका को आर्यों का मूल निवास बताया। MD काला ने कश्मीर और हिमालय क्षेत्र में आर्यों का मूल निवास स्थान बताया। और इसी प्रकार के कुतर्क 1998 और 2000 में लिखी अपनी पुस्तक में NS राजाराम ने भी किया। NS राजाराम संघ परिवार से प्रेरित थे और उन्होंने ये साबित करने का प्रयास किया कि सिंधु घाटी की सभ्यता में एक सील पर जो पशु का अधूरा चित्र मिला है वह दरअसल घोड़े का चित्र है। और चूंकि यह घोड़े का चित्र है और घोड़े के चित्र वाली सील सिंधु घाटी की सभ्यता मिली है, तो इससे यह सिद्ध होता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता आर्यों की सभ्यता थी। और इसलिए यह कहना एकदम गलत है कि आर्य इस देश में बाहर से आए। अपने इस दावे के द्वारा NS राजाराम ने एक तीर से दो निशाने साधने का प्रयास किया। पहला तो ये कि ये आरोप लगता था कि आर्य इस देश में बाहर से आए और उन्होंने सिंधु घाटी की सभ्यता को नष्ट किया, तो उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि नहीं, आर्यों ने सिंधु घाटी को नष्ट नहीं किया, बल्कि सिंधु घाटी की सभ्यता तो खुद आर्यों की थी। और दूसरे, उन्होंने ये बताने का प्रयास किया कि चूंकि सिंधु घाटी की सभ्यता आर्यों की सभ्यता थी, इसलिए यह भी कहना गलत हो जाता है कि आर्य इस देश में बाहर से आए। लेकिन साथियों, ये उनका ये दावा खोखला साबित हुआ। बहुत आसानी से दूसरे विद्वानों ने साबित कर दिया कि NS राजाराम गलत बोल रहे हैं। उन्होंने कंप्यूटर तकनीकी का इस्तेमाल करके बैल के धड़ में घोड़े का सिर जोड़ दिया है। जो सिंधु घाटी की सील में अधूरा चित्र किसी पशु का मिला है, वह दरअसल बैल का धड़ था। और NS राजाराम ने कंप्यूटर तकनीकी का प्रयोग करके उसमें घोड़े का चित्र जोड़कर ये दावा करने का प्रयास किया कि सिंधु घाटी की सभ्यता आर्यों की सभ्यता थी, इसलिए आर्य इसी देश के निवासी थे। लेकिन साथियों, ये तमाम कुतर्कों के अलावा जो बड़े आराम से ये साबित हो जाता है कि ये तर्क नहीं बल्कि कुतर्क है, वैसे भी भारत को मूल निवासी स्थान मानने में, आर्यों का मूल निवासी स्थान मानने में तमाम कठिनाइयां हैं। यदि एक क्षण को मान लिया जाए कि आर्यों का मूल निवासी स्थान, जैसा कि MD काला और गंगानाथ झा ने बोला कि पश्चिमी पंजाब या हिमाचल प्रदेश या कश्मीर था, तो यह प्रश्न उठता है कि यदि आर्यों का मूल निवासी स्थान पंजाब और कश्मीर जैसे स्थान थे, तो उन्होंने पूरे भारत में अपनी संस्कृति का प्रसार क्यों नहीं किया, जबकि उनके तमाम ग्रंथों से, यहां तक कि ऋग्वेद
के अध्ययन से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि उस समय के आर्यों को मध्य प्रदेश, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, जबकि उनको ईरान और आधुनिक अफगानिस्तान का भौगोलिक ज्ञान बहुत ज्यादा था। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि आर्य पश्चिमी देशों से भारत में आए और ऋग्वेद काल तक उनको पंजाब से के पूरब का कोई ज्ञान नहीं था, वो वहां पर गए नहीं थे, प्रविष्ट ही नहीं हुए थे। दूसरे जो दक्षिण भारत है, यहां तक कि संपूर्ण दक्षिण भारत और आंशिक रूप से उत्तर भारत की भी कुछ भाषाएं अनार्य परिवार की हैं, जिन्हें कि हम द्रविड़ भाषाएं कहते हैं। और बलूचिस्तान में भी द्रविड़ भाषा के परिवार की एक ब्राह्मी भाषा के किसी समय प्रचलित होने का प्रमाण मिला है। इससे भी यह प्रतीत होता है कि जब द्रविड़ भाषा परिवार की ब्राह्मी भाषा बलूचिस्तान में जब प्रचलित थी, तो इसका मतलब है कि द्रविड़ भाषा किसी समय उत्तर पश्चिम भारत के उत्तर पश्चिम भागों तक उसका प्रसार रहा होगा। और यदि भारत के उत्तर पश्चिम अर्थात पंजाब तक उसका प्रसार था, तो द्रविड़ भाषा तो सबको मालूम है, सिद्ध हो चुका कि आर्यों से ज्यादा प्राचीन थी। और यदि वह पश्चिमी भारत तक उसका प्रसार था, तो इससे साबित होता है कि आर्य इस देश के निवासी नहीं हुए, बाहर से भारत में आए। साथियों, इस प्रकार तमाम विद्वानों के आधार पर यह साबित हो जाता है कि आर्य इस देश में बाहर से आए। और भारत को आर्यों का मूल देश बताना तर्क नहीं बल्कि कुतर्क है। लेकिन अब मैं आप सबका ध्यान एक ऐसे अनुसंधान, ऐसी रिसर्च की ओर ले जाना चाहता हूं जिसका जवाब संघ परिवार का कोई भी व्यक्ति नहीं दे पाता। वह है डीएनए के आधार पर अनुसंधान, डीएनए टेस्ट के आधार पर अनुसंधान। कुछ वर्ष पूर्व अमेरिका के साल्ट लेक स्टेट के उटा विश्वविद्यालय और भारत के आंध्रा विश्वविद्यालय के कुछ वैज्ञानिकों ने यूरोप और भारत की विभिन्न जातियों के डीएनए के नमूनों को लेकर, सैंपल को लेकर उनका परीक्षण किया और उनका तुलनात्मक अध्ययन किया। इस टीम का नेतृत्व माइकल बमसार्ड ने किया। साथियों, इस अनुसंधान के परिणाम बहुत ही चौंकाने वाले निकले। इसके अनुसार जो भारत की जो हिंदू समाज की जो सवर्ण जातियां हैं, उनके पुरुषों का डीएनए यूरोपियन पुरुषों के डीएनए से बहुत अधिक सादृश्यता वाला सिद्ध हुआ। वहीं दूसरी ओर भारत की जो शूद्र जातियां, उनका डीएनए आपस में तो मिलता है, आपस में तो सादृश्य है, लेकिन उनका डीएनए यूरोपियन लोगों के डीएनए से एकदम पृथक है। इसी प्रकार साथियों, एक और परिणाम यह भी रहा कि पुरुषों की तुलना में, सवर्ण पुरुषों की तुलना में जो सवर्ण जाति की महिलाएं हैं, उनका डीएनए यूरोपियन महिलाओं से बिल्कुल भी नहीं मिलता है। उनके डीएनए में कोई समानता नहीं है। उल्टे जो सवर्ण जाति की महिलाओं का डीएनए शूद्र अतिशूद्र जातियों की महिलाओं के डीएनए जैसा पाया गया। इससे दो निष्कर्ष निकलते हैं। पहला तो ये कि भारतीय आर्य अर्थात वर्तमान तीनों सवर्ण जातियों के लोग और यूरोपियन आर्यों के पूर्वज एक ही थे। और दूसरे, भारत में जब आर्य आए तो वो महिलाओं को साथ में लेकर नहीं आए। लाए भी होंगे तो बहुत कम संख्या में लाए होंगे। सामान्य तौर पर वो अपने साथ अपनी महिलाओं को लेकर नहीं आए और भारत की महिलाओं से भारत में आकर उन्होंने विवाह किया और वहीं से उन्होंने अपना वंश बढ़ाया, जिसकी वजह से भारत की जो सवर्ण महिलाएं हैं, उनका डीएनए भारत की शूद्र महिलाओं से तो मिलता है, लेकिन यूरोप की महिलाओं से उनका डीएनए नहीं मिलता है, जबकि सवर्ण पुरुषों का डीएनए यूरोप के पुरुषों के डीएनए से मिलता है। साथियों, ये रिसर्च बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि इसका प्रचार होने नहीं दिया गया। एक साजिश के तहत इसका प्रचार होने से रोक दिया गया। लेकिन ये रिपोर्ट न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि ऑथेंटिक है। और यह रिपोर्ट 2001 में अनेक समाचार पत्रों में छपी थी। उदाहरण के लिए इंडिया टुडे के 20 जुलाई 2001 के अंक में छपी थी, टाइम्स ऑफ इंडिया के 20 मई 2001 के अंक में छपी,
ये बात दूसरी है कि बाद में इस रिपोर्ट को दबा दिया गया, संघ परिवार के दबाव के चलते इस रिपोर्ट को दबा दिया गया। इस पर चर्चा नहीं की गई क्योंकि उनको यह डर था कि यदि ये चर्चा इस रिपोर्ट पर चर्चा हुई तो भारत को आर्यों का मूल निवास बताने के उनके सारे प्रयास असफल हो जाएंगे और उसके बाद वो ऐसा प्रयास कभी नहीं कर पाएंगे। इस तरह से साथियों, विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा ऐतिहासिक और पुरातात्विक तथ्यों के विश्लेषण से और खास तौर से डीएनए टेस्ट से यह सिद्ध हो जाता है कि आर्य भारत में आक्रमणकारी के रूप में बाहर से आए और सबसे पहले उन्होंने यहां की सिंधु घाटी के नगरों को नष्ट किया। और सिंधु घाटी के नगरों को नष्ट करते समय उन्होंने जिस प्रकार मारकाट की, जिस प्रकार वहां के लोगों का नरसंहार किया, उनकी क्रूरता का परिचय इस बात से पता चलता है कि हजारों साल बाद जब सिंधु घाटी में उत्खनन किया गया तो वहां कई कंकाल ऐसे मिले जिनका आधा हिस्सा खिड़की से बाहर लटका हुआ था, आधा हिस्सा खिड़की से अंदर था। अर्थात जब उन्होंने वहां नरसंहार किया सिंधु घाटी को नष्ट करने के बाद तो और वहां के बचे हुए लोगों को अपना गुलाम बनाया तो उनको अपने मरे हुए रिश्तेदारों का अंतिम संस्कार करने का भी मौका नहीं दिया, उनको उसकी भी अनुमति नहीं दी और उनके रिश्तेदारों के शवों को ऐसे ही सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। ये उनकी क्रूरता का परिचायक है। सिंधु घाटी की सभ्यता के नगरों को नष्ट करने के बाद आर्यों ने भारत में के पश्चिमी भागों में अपने सभ्यता को स्थापित करने का प्रयास प्रारंभ किया और वहीं पर उन्होंने वेदों की रचना करी और बाद में उन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई जिसमें अपने को सर्वोच्च स्थान दिया। क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में बांटा और शुरू में जो तीनों लोग वर्ण थे वो एक दूसरे वर्णों में एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जाने का भी अनुमति थी। कार्यों के आधार पर उन्होंने अपनी सुविधा के लिए अपने को 3 भागों में बांटा, लेकिन उन्होंने इस शुरुआत में यह सुविधा रखी कि यदि कोई चाहे तो एक वर्ण से दूसरे में जा सकता है। वो बात दूसरी के बाद में एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जाना भी मुश्किल हो गया, लेकिन उन्होंने इस देश का जो बहुसंख्यक वर्ग है उसे उन्होंने शुद्ध वर्ण में अर्थात गुलाम के रूप में शामिल किया और उनको गुलामी के कार्य दिए। और एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी रहा जिसे उन्होंने वर्ण व्यवस्था में भी शामिल नहीं किया, उन्हें गांव से बाहर रहने को मजबूर किया, अस्पृश्य उनको घोषित किया, अछूत घोषित किया और पशुओं से भी बदतर जिंदगी जीने को विवश किया। तो साथियों, ये तो रहा आर्यों का मूल निवास स्थान का मुद्दा। अब ये प्रश्न आता है कि आखिर जो संघ परिवार के लोग हैं वह उन्हें ये समस्या क्या है वो अपने पूर्वजों को भारत से बाहर का बताने में या स्वीकार करने में उनको समस्या क्या है? आखिर उनके भी जो आदर्श हैं, बाल गंगाधर तिलक, विनायक दामोदर सावरकर, उन्होंने भी तो इस बात को सहर्ष स्वीकार किया। उन्हें कोई शर्म नहीं लगी, कोई हीन भावना नहीं लगी इस बात को स्वीकार करने में कि उनके पूर्वज बाहर से आए थे। तो जो वर्तमान समय के जो कट्टर हिंदुत्ववादी हैं, संघ परिवार से प्रेरित, उनको क्या समस्या है अपने पूर्वजों को बाहर का बताने में? तो साथियों, इसके पीछे एक गहरी सोच है। प्रारंभ में जब 19वीं सदी में जब ये भारत के लोगों को यह पता चला कि यूरोप में आर्यों के मूल निवासस्थान के बारे में एक अनुसंधान चल रहा है और अनेक इतिहासकार और भाषा शास्त्रियों का मत है कि यूरोपियन और भारतीय आर्यों के पूर्वज एक ही थे और वहां की भाषाएं और संस्कृत का मूल उद्गम एक है, तो भारत में रहने वाले तमाम कुछ कट्टर पंथी अपने को आर्य कहने वाले सवर्ण समाज के लोग, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वह एक प्रतिनिधि मंडल बनाकर अंग्रेजों के पास पहुंच गए और उनसे ये अनुरोध करने लगे, ये तर्क करने लगे कि अब तो आपके अपने इतिहासकारों ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारे पूर्वज और आपके पूर्वज एक थे, तो हमारे साथ गुलामों जैसा व्यवहार आप क्यों कर रहे हैं?
इस देश के जो दूसरे लोग हैं, जो शूद्र हैं, उनके साथ गुलामों जैसा व्यवहार करिए, उनसे आपका कोई संबंध नहीं है, कोई नस्ली संबंध नहीं। लेकिन हमारे और आपके बीच में तो नस्ल का संबंध है। हमारे पूर्वज और आपके पूर्वज तो एक रहे हैं, ये खुद आपके इतिहासकार कह रहे हैं। तो इसलिए हमें आप इस विशेष दर्जा दीजिए और हमारे साथ अच्छा व्यवहार करिए। लेकिन साथियों, जब 20वीं सदी के प्रारंभ में कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा का प्रारंभ हुआ, खासतौर पर जब संघ परिवार आरएसएस की स्थापना 1925 में हुई और उन्होंने कट्टर हिंदुत्व के विचार को फैलाना शुरू किया, तब उनको लगा कि चूंकि कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा मुस्लिम के विरोध पर ही फैलाई जा सकती है, इसलिए आर्यों का मूल निवास स्थान भारत से बताना उनके लिए आत्मघाती साबित होगा। क्योंकि वह तो मुस्लिमों के विरोध में इसलिए बोलते हैं कि मुस्लिम धर्म बाहर से आया, तो यदि वे अपने पूर्वजों को भी बाहर का बताएंगे तो यह गलत हो जाएगा और वो मुस्लिम समाज पर, मुस्लिम धर्म के लोग मतावलंबियों पर उतना जबरदस्त आक्रमण नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने भारत को आर्यों का मूल निवास स्थान, उनका आदि देश बताना प्रारंभ कर दिया और तमाम विद्वान अपने कुतर्क करने के लिए, संबंध में कुतर्क करने के लिए उन्होंने लगा दिया, जिसमें कि कुछ इतिहासकार भी थे और बाद में NS राजाराम जैसे लोग भी थे। वो आज भी इस तरह के कुतर्क चल रहे हैं। और दूसरी चिंता उनकी यह है कि ऐसे में उनका हिंदू राष्ट्र का सपना धूल दूसरित हो जाएगा, क्योंकि जो SC ST OBC वर्ग है, जो कि इस देश का वंचित वर्ग है और 85% है, वह उनके साथ धर्म के झंडे के नीचे इसी आधार पर आता है जब वह उसे मुस्लिम से लड़ना प्रारंभ करते हैं, उनके अंदर धर्म की भावना को जगाते हैं, तब वह मुस्लिम के विरोध में संघ परिवार के साथ आ जाता है। और जब तक वो उनके साथ नहीं आएगा, वह हिंदू राष्ट्र का सपना पूरा नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी चिंता उनकी यह भी है कि अगर हिंदू राष्ट्र का सपना तो पूरा नहीं होगा, यदि इस देश के शूद्रों को यह पता चल गया कि ये आर्यों का मूल निवास स्थान भारत नहीं थे, वह इस देश में बाहर से आए और बाहर से आके उन्होंने सिंधु घाटी को नष्ट किया और उनके पूर्वजों को अपना गुलाम बनाया, उनकी हत्याएं करी और उनको गुलाम बनाए रखने के लिए ही एक इस विशेष प्रकार की वर्ण व्यवस्था यहां पर स्थापित करी, जिसमें कि उनको हजारों जातियों बांटकर आपस में लड़ना सिखाया, भेदभाव करना सिखाया और इसी वर्ण व्यवस्था के आधार पर वह हजारों वर्षों से न केवल उनके ऊपर शासन कर रहे हैं, बल्कि उनका शोषण भी लगातार करने में सफल हुए हैं। तो ऐसे में यदि शूद्रों को अपना इतिहास पता चल गया तो निश्चित रूप से हिंदू राष्ट्र का सपना तो धूल धूसरित हो ही जाएगा, बल्कि उनके संघ परिवार की मानसिकता वालों के साथ इस देश के शूद्रों का संघर्ष होना भी तय है। इस संभावना को दूर करने के लिए और अपने मूल एजेंडा को, हिंदू राष्ट्र के सपने को पूरा करने के लिए वह ये बार बार ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, उनके पूर्वजी इसी देश के थे, भारत के थे। लेकिन साथियों, जैसे कि मैंने कहा कि तमाम इतिहासकारों, भाषा शास्त्रियों, मानव शास्त्रियों और DNA टेस्ट के आधार पर यह साबित हो चुका है कि आर्यों का मूल स्थान भारत के बाहर से था और वह भारत में आए और उन्होंने यहाँ आकर वर्ण व्यवस्था स्थापित करी और उसी वर्ण व्यवस्था के कारण हम लोगों का शोषण प्रारंभ हुआ। साथियों, इसी के साथ मैं आज का अपना व्याख्यान समाप्त करता हूं। सभी साथियों को जय भीम, नमो।